हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडिटिंग में हम देख रहे थे इसका चैप्टर नंबर चैप्टर का पार्ट 3 हमने कंप्लीट किया था। आज हम इसका करेंगे चैप्टर का पार्ट 4, है ना। तो ये जो ऑडिटिंग के लेक्चर्स हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है और हम अभी जो जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये करवा रहे हैं, है ना। ये सिलेबस है, आप ये देख सकते हैं। इसमें से अगर आपके टॉपिक्स हैं तो आप ये इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 में हमने जाने से पहले आपको एक दिया था होमवर्क के लिए क्वेश्चन, तो वहाँ चलते हैं, ठीक है। कि पार्ट 3 का यहाँ तक इंटरिम ऑडिट तक हमने पढ़ा था, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था अंकेशन को ईमानदार होना चाहिए कथन का प्रयोग किया गया है और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। मैं एक बार ब्लैक पेन कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ज़्यादा पे, ठीक है। ये ठीक है ना। तो ये अंकेशन को ईमानदार होना चाहिए कथन का प्रयोग किया गया था। तो ये किस में किया गया था? किंगस्टन कॉटन मिल केस, लंदन जनरल बैंक केस में, आर्मिटेज केस में, या फिर लंदन ऑयल स्टोरेज केस में। तो देखिए, आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। वीडियो को पोस्ट करके आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो, ये जो ईमानदारी की बात थी ना, अंकेशन ऑडिटर ईमानदार होना चाहिए, तो ये बात की गई थी लंदन व जनरल बैंक केस के अंदर कही गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आ जाइए, आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। अब देखिए, अन्य आधार पर अदर बेसिस, ठीक है। तो ऑडिटिंग जो करेगा वो किस किस बेसिस पे कर सकता है, तो वो हमने पीछे देखे थे, ठीक है। जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी बेसिस देखे थे। उसके अलावा अदर बेसिस क्या है, वो हैं पूर्ण अंकेशन, कंप्लीट ऑडिट, ठीक है। अब कंप्लीट ऑडिट क्या होती है? कंप्लीट ऑडिट ये होती है कि आप है ना जितने भी लेन देन के ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी की ऑडिटिंग करते हैं कि वो सही से रिकॉर्ड है कि नहीं, वो उनमें कोई बोगस रिकॉर्डिंग तो नहीं करी, झूठा रिकॉर्ड तो नहीं करती, है ना। तो इसलिए हर एक ट्रांजेक्शन को एक एक करके रिकॉर्ड किया जाता है, उसे ही कंप्लीट ऑडिट बोला जाता है। जब अंकेशन का कार्य प्रत्येक लेन देन की जाँच करने, खाते का योग शेष निकालने के लिए हो, इसे पूर्ण कंप्लीट ऑडिट कहा जाता है। दूसरा क्या होगा? आंशिक, पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट क्या होती है? इसमें आप कंप्लीट ऑडिट नहीं करते, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जांच कर लेते हैं, कुछ भाग की यहाँ पे ना ऑडिटिंग करते हैं। किसी संस्था के द्वारा सभी लेखा पुस्तक के प्रमाणों की जांच ना करके कुछ भाग की जांच कहलाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑडिट। जैसे आप कैश बुक की जाँच कर रहे हैं, ठीक है, परचेज बुक की नहीं कर रहे, कैश बुक की कर ले रहे हैं, ऐसे, है ना। तो चिट्ठा अंकेशन। अब बैलेंस शीट अंकेशन क्या होता है? बैलेंस शीट अंकेशन में आप समझ गए होंगे कि इसमें बैलेंस शीट की ऑडिटिंग की जाएगी। जैसे बैलेंस शीट में जो जो संपत्ति, दायित्व, है ना, असेट पार्ट होता है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, है ना, संचय होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, प्रावधान, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब की क्या है, आप ऑडिटिंग करते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट ऑडिट होती है ना, ये टॉप डाउन अप्रोच मानी जाती है। टॉप मतलब ऊपर है बैलेंस शीट और नीचे की तरफ अपन अंदर के जो ट्रांजेक्शन हैं उनको नीचे की तरफ रिकॉर्ड करते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच कौन सी हो गई? बैलेंस शीट वाली हो गई, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। टॉप डाउन अप्रोच कौन सी हो गई? बैलेंस शीट ऑडिट कहलाती है। और डाउन टू टॉप मतलब डाउन टू टॉप वाली कौन सी हो जाएगी? जो इसकी उल्टी होगी, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑडिट इन डेप्थ, ठीक है। इस पद्धति में क्या होता है? प्रविष्टि इसमें शुरू से लेकर आखिर तक करी जाती है, उसे ऑडिट इन डेप्थ बोला जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। विस्तृत अंकेशन, ठीक है। आ जाइए, अब देखो इसमें पढ़ भी देता हूँ। अंकेशन का कार्य, ये वाला जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये ऑडिट, ये बैलेंस शीट ऑडिट के अंकेशन का कार्य ऊपर से नीचे की ओर चलता है। अर्थात स्थित विवरण जो बैलेंस शीट होती है, इसे प्रारंभ होकर अंत में खाता बही तक पहुंचता है। भारत में चिट्ठा अंकेशन अंतिम वार्षिक अंकेशन के समानार्थी है, जहां अंकेशन का कार्य नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो जो अपन फाइनल ऑडिटिंग करते हैं, जो अपन रेगुलर ऑडिटिंग करते हैं, उसमें क्या होता है? डाउन टू टॉप जाते हैं, परंतु बैलेंस शीट में क्या होता है? टॉप टू नीचे की तरफ आना, है ना। तो ये वाला इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। अर्थात खाता बही से प्रारंभ होकर स्थिति विवरण की ओर जाते हैं, मतलब जो अपने लेजर्स होते हैं उससे अपन कितने बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब विस्तृत अंकेशन, ऑडिट इन डेप्थ, इस पद्धति में अंकेशन भी मतलब इस पद्धति को अंकेशन भी कहा जाता है। प्रारंभिक प्रविष्टियों से प्रारंभ होकर स्थिति विवरण तक जाते हैं, मतलब कि जो अपनी नॉर्मल ऑडिटिंग है वो वाली ये हो गई। और बैलेंस शीट ऑडिटिंग में क्या अपन क्या कर रहे हैं? टॉप डाउन अप्रोच को अपना रहे हैं, है ना।
आज ये नेक्स्ट चलते हैं प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैनेजमेंट ऑडिट में बताइए, देखो नाम पढ़ा आपने मैनेजमेंट ऑडिट, तो नाम पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैनेजर के जो मैनेजमेंट लेवल के जो वर्क हैं उसकी ऑडिटिंग की जाती है। इसमें प्रबंध की कार्य निर्णयों की जांच ना प्रबंधकीय अंकेक्षण कहलाता है, अर्थात ऐसे अंकेक्षण संस्था के प्रबंधकों के द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उनके मानकों स्टैंडर्डों के मूल्यांकन हेतु करवाया जाता है। ऐसा अंकेक्षण किसी संस्था के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये कहीं भी अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इसको कराना जरूरी है कि नहीं। ये तो क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो अपनी सुविधा के लिए कराती हैं, ठीक है। इसमें औचित्य, प्रियोरिटी, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी शामिल है, ठीक है। ये 3 चीज़ पर काम करती है। पहला कौन सा हो जाएगा, प्रियोरिटी। दूसरा क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस। इसमें परफॉर्मेंस देखी जाती है, जो मैनेजर है उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है मैनेजर लेवल पर। और एफिशिएंसी देखी जाती है कि भैया वो एफिशिएंटली काम कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर आ जाइए, फोर्थ हो गया औचित्य, प्रोप्राइटरी ऑडिट, ठीक है। प्रोप्राइटरी ऑडिट इस प्रकार के अंकेक्षण में प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों निर्णयों में औचित्य की जांच की जाती है कि भैया जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं वो कितना बुद्धिमानी, निष्ठा, मितव्यता, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए कर रहे हैं ना। औचित्य की जांच क्या होती है, उनकी मतलब फेयरनेस देखी जाती है कि भैया जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उसमें वो कितना समर्पण भावना से उसको कर रहे हैं, समर्पित भावना के साथ है ना डिसीजन ले रहे हैं। प्रबंधकों के द्वारा लिए गए निर्णय एवं कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण, मितव्यता पूर्वक और संस्था के हित में अथवा हैं या नहीं, तो इस तरह की जांच की जाती है। प्रायोरिटी ऑडिट के अंदर क्या देखा जाता है कि जो भी मैनेजर लेवल पर डिसीजंस लिए गए हैं वो संस्था के लिए कितने ज़्यादा लाभकारी हैं या अलाभकारी हैं, ठीक है। प्रबंधकों द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों में औचित्य की जांच की जाती है। यह जांच निम्नलिखित 3 आधारों पर की जाती है। पहला कौन सा हो जाएगा, बुद्धिमानी, ठीक है, विजडम। दूसरा हो जाएगा निष्ठा, ठीक है, निष्ठा मतलब फेथफुलनेस। तीसरा हो जाएगा मितव्यता, मतलब इकोनॉमिक मतलब आप जो डिसीजन ले रहे हो वो इकोनॉमिकली भी सही है नहीं है, ठीक है। औचित्य अंकेक्षण भी प्रबंध अंकेक्षण का ही एक भाग है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं निष्पादन अंकेक्षण, परफॉर्मेंस ऑडिट। इसको निष्पादन को क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी किस तरीके की परफॉर्मेंस है, वो सही डायरेक्शन में काम कर भी रहा है कि नहीं। निष्पादित अंकेक्षण से तात्पर्य व्यवसाय या उसकी किसी घटक की निष्पत्ति की समीक्षा से लिया जाता है। इस अंकेक्षण के अंतर्गत यह जाँच की जाती है कि कार्य का संपादन, जो भी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वो निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं, जो भी कंपनी के गोल्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मान लीजिए कंपनी के गोल है कि कंपनी को 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन बनाना है, ठीक है, परंतु काम हो रहा है कि भैया 1 ट्रिलियन से सिर्फ 0.8 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, तो हाफ मतलब आधे 1 से भी कम की तरफ जा रहे हैं कि इस तरीके उल्टे सीधे डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस पता चल जाएगी भैया कंपनी सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रही और इसके लिए ये मेजर्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर कंपनी सही डायरेक्शन लेगी। ये आप अपने ऊपर भी देख सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब आप अपने कार्य की भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक कितना पढ़ रहे हैं। अगर आप 4 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर आएगी। आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस 0 ही रहेगी, ठीक है। तो ये वाली बात है, ठीक है। निर्धारित मानक स्टैंडर्ड के अनुरूप है अथवा नहीं, ये अंकेक्षण भी प्रबंध अंकेक्षण का ही एक भाग है। अब देखिए पर्यावरण ऑडिट। पर्यावरण ऑडिट क्यों कराई जाएगी, क्योंकि जो भी कंपनी के द्वारा परफॉर्मेंस की जा रही है, काम किए जा रहे हैं, वर्क किया जा रहा है, ठीक है, तो वो उसका एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है मोबाइल बनाने वाली, ठीक है, अब मोबाइल बनाने वाली कंपनी है और उसने क्या करा, जहाँ भी वो मोबाइल के टावर लगाती है वहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट के अंदर वो पेड़ लगा देती है, ट्री, ठीक है, पहले ट्री लगाती है, उसके बाद वो अपनी बिल्डिंग और वो सारी चीज़ें करती है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनसेट कर देती है, मतलब एनवायरनमेंट में जो भी इनके द्वारा पॉल्यूट किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाएगी, ठीक है, एनवायरनमेंट को, तो उसको पहले ही कंपनसेट करने के लिए ट्री लगा देती है। अब एक कंपनी है जो पहले तो क्या करती है, जो जंगल है, ट्री लगे हुए उनको काट देती है और पूरी सपाट ज़मीन पर बहुत अच्छी सुंदर भव्य बिल्डिंगें बना देती है। अब बताइए दोनों में से एनवायरनमेंट पर किसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किसका बेकार पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी कंपनी ए, ये कंपनी हो जाएगी कंपनी बी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑडिट की जाती है। इसमें एनवायरनमेंट देखा जाता है कि किसी व्यवसाय के संचालन की क्रियाओं के पर्यावरण पर प्रभाव की जांच पर्यावरण अंकेक्षण कहलाता है, ठीक है, किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है। अब आ जाइए देखिए लागत अंकेक्षण, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। लागत अंकेक्षण आप ऐसे समझिए कि आप जब भी कोई फर्म, कोई बिजनेस रन करेंगे,
ठीक है। तो आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपका मेजर ऑब्जेक्टिव होगा कि भैया मैं जो ये चीज़ बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो क्या बनाती है, ग्लास बनाती है, ग्लास बनाने का काम है उनका, ठीक है, ये वाला ग्लास बनाने का काम है। अब ये ग्लास बनाने में इनके खर्च होते हैं 7 रुपये, ठीक है, 7 रुपीज़ के अंदर ये बन के रेडी हो जाता है और इसको मार्केट में ये सेल करते हैं 10 रुपये का, ठीक है। अब ये ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री थी, 7 रुपये में मैन्युफैक्चर बन के तैयार होती है और 3 रुपये का इनका प्रॉफिट है। तो अपन क्या बोलेंगे भैया, नेट 3 रुपये का इनका प्रॉफिट है, ठीक है, 3 रुपये का क्या निकल कर आया, प्रॉफिट निकल कर आया। परंतु कॉस्ट ऑडिट क्या बताएगी? कॉस्ट ऑडिट ये बताएगी भाई ये जो ग्लास बनाने के लिए आपने जितना भी खर्चा किया है, जैसे मान लीजिए ग्लास बनाने के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, आपने एक लैंड खरीदी बड़ी सारी, ठीक है, या आपने किराए पे लिए या फिर लैंड खरीदे, जो भी है। अब लैंड खरीदने पर कुछ हिस्सा, जैसे अभी 7 रुपये की पड़ रही है, तो ये लैंड का जो अमाउंट है खरीदने में जो पैसा खर्च हुआ, ये इसके अंदर जोड़ दो, 0.10 पैसे जोड़ दो, ठीक है, 10 पैसे इसके अंदर जुड़ रहा है। तो अब ये 3 रुपये का प्रॉफिट नहीं रहा है, ये कितना रह गया, 2 रुपये 90 पैसे का प्रॉफिट रह गया। अब ऐसे ही इसमें मशीनरी लगाई इसने, मशीनरी लगाने के साथ में इसमें वर्कर्स भी रखे, उनकी भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, साथ में जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है ना, उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो अदर स्कीम्स दे रही हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई इवेंट है, इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, इसका प्रमोशन के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्च हो रहा है, तो ये सब मिला के 4 रुपये का खर्चा बैठ रहा है एक प्रोडक्ट पर, ठीक है। आपने देखा कि भैया 4 रुपये तो एक प्रोडक्ट पे खर्चा ही बैठ रहा है, अदर एक्सपेंसेस, जिससे ये पता चल रहा है कि भैया कंपनी इतना पैसा खर्च कर रही है और इसमें अपन को कमाई कितनी हो रही थी, 3 रुपये की कमाई हो रही थी। तो यहाँ पर टोटल खर्चा कितना हो गया भाई, यहाँ पर 11 रुपये की तो इसकी कॉस्टिंग ही आ गई और कमा कितने रहे, 3 रुपये, तो 1 रुपये तो लॉस में चल रही है ना। तो ये कॉस्ट ऑडिट से पता चलता है ये, है ना। मेरे को क्या है, 1 सेकेंड 2 मिनट दो, अपन को क्या पीछे वाले पेज में कहीं जाके ये डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इनको डिलीट नहीं करेंगे तो वो क्या है, वहाँ पर आगे लिख नहीं पा रहे हैं। जैसे अपन ने क्या लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ये सारी चीज़ें, आपको पता होगा। ये देखो, आपको क्या है, पीछे जो पढ़ा के गए ना वो सारी रिकॉल भी रहनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पढ़ाई करी है वो मतलब पढ़ा तो है पर आप भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो भूलने का सबसे बेस्ट मेथड यही कि वो आप भूलें नहीं तो उसको रिवाइज़ करने बैठे, एक बार ज़रूर पढ़ लें। आप जब जैसे अभी पढ़ा रहे हैं उसी के साथ रिवाइज़ करते जाएंगे तो आपको चीज़ें सब याद रहेंगी, और आप बाद में कभी बैठेंगे रिवाइज़ करने तो फिर वो आपको याद नहीं रहेंगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं सबको साथ के साथ में उनका रिवीजन भी करते जाएँ, ठीक है। और जो आप चलते हैं वहाँ पर थोड़ा डिलीट कर दिया अपना, हो गया होगा पेज खाली, ठीक है। यहाँ पर तो अब देखो, यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा था कि हमें सब मिला के टोटल कॉस्टिंग कितने पड़ रही है, अदर एक्सपेंसेस 4 रुपये के पड़ रहे हैं, ठीक है। और अपन ने कमाए कितने, 10 रुपये कमाए, वो 10 रुपये का बेच रहे थे, है ना। और ऐसे नहीं, यहाँ लो 7 रुपये का देखो अपन को मैन्युफैक्चर होके पड़ रहा था, प्लस अदर एक्सपेंसेस 4 रुपये के, तो टोटल 11 रुपये का खर्चा आ रहा था, ठीक है। और अपन इसको सेल कितने की कर रहे थे, सेल कर रहे थे 10 रुपये की, तो अपन को नेगेटिव में 1 रुपये का लॉस हो रहा था पर यूनिट, है ना। कॉस्ट पर यूनिट माइनस रुपीज़ में आ रही है अपन को, है ना, लॉस आ रहा है। कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकल कर आई थी, 11 रुपये निकल कर आई थी, ठीक है। तो अब क्या है, अपन को प्रॉफिट कमाना है तो इसको 11 या 11 से ज़्यादा का बेचना पड़ेगा, तो कम से कम इसको 13-14 रुपये का बेचेंगे, तब जाके अपन 3 रुपये का प्रॉफिट आएगा। तो इसी से ही एनालिसिस किया जाता है, कॉस्ट पर यूनिट से निकाला जाता है कि भैया कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, आ जाइए वापस यहाँ पर, देखो लागत लेखा पुस्तकों व लेखा पर्याप्तों, शुद्धता, विश्वसनीयता, औचित्य की जांच लागत अंकेक्षण कहलाता है। लागत पर कॉस्ट पर यूनिट है, लागत प्रति इकाई इसमें निकाली जाती है कि सहायता से की जांच करना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। लागत अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट ICWAI, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट ऑफ इंडिया के सदस्यों द्वारा की जाती है। तो मतलब कॉस्ट ऑडिट कौन करता है, कॉस्ट ऑडिट करने का काम है ICWAI के सदस्यों के द्वारा
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया के सदस्यों द्वारा कॉस्ट ऑडिट की जाती है। इस संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1944 में एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में की गई थी, जिसका कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए 1959 में वैधानिक रूप से इसको दर्जा दिया गया था। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट एक्ट 1959 पारित किया गया था। ठीक है, तो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट कौन सा हो गया? एक्ट 1959 हो गया। और ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था मई के अंदर, मई 1959 में पारित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता के अंदर। ठीक है, कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसको और वापस से साफ़ कर देता हूँ, तो आगे फिर अपना पेन हैंग हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि अपन इसको अभी क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। तो देखिए ये कौन सी डेट दे रखी है? इस अधिनियम को ICWAI द्वारा 28 मई, ठीक है, 28 मई, पूरी डेट भी याद रख सकते हैं, वरना मंथ तो याद रखना ही चाहिए ईयर के साथ में। 28 मई 1959 को की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ये 2 पॉइंट याद रखने, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ICWA की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसकी गई थी 28 मई 1959 को की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता के अंदर की गई थी। कलकत्ता बोल सकते हैं, कोलकाता। ठीक है, ICWA का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? ICI द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके सदस्य CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट कहलाते हैं। 1965 में सबसे पहले किस पे? सीमेंट की कंपनी। ठीक है, एक सीमेंट की कंपनी याद रखनी है, एक टायर ट्यूब की कंपनी, और तीसरी कंपनी है सूती वस्त्र की कंपनी। ठीक है, सबसे पहले जो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट की ऑडिट कराना इन कंपनियों के लिए कंपलसरी किया गया था 1965 के अंदर। कौन सी? सीमेंट की कंपनी हो गई, टायर ट्यूब की कंपनी हो गई, और सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड कंपनियां हो गई। इनको कॉस्ट ऑडिट करवाना क्या था? अनिवार्य था। नोट, अब देखिए, लागत अंकेक्षण संबंधी प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन से में दे रखे? 148 व आंतरिक अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान 138 में कंपनी अंकेक्षण नामक अध्याय में वर्णित है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जाने से पहले इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। आपने नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, इनके साथ साथ भी आप नोट्स भी बनाते जाएं, जिससे आपको ये याद रहे लंबे। अब देखिए, अंकेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण की स्वतंत्रता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। तो इसके अंदर क्या देखा जाता है कि ऑडिटर जो भी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ना, ऑडिट रिपोर्ट जो बनाई है, उसमें उसने किसी के साथ में बिना भेदभाव के इस ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। ठीक है, किसी के साथ में इसने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, निष्पक्ष रूप से इसने अपने ऑडिट रिपोर्ट को तैयार किया। इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, अंकेक्षण की स्वतंत्रता से आशय अंकेक्षण द्वारा तैयार की जाने वाली अंकेक्षण रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से तथा बिना किसी के दबाव के तैयार की जानी चाहिए। कंपनीज एक्ट कौन सा? 2013 की धारा कौन सी? 143 में स्वतंत्रता को एक उचित आकार प्रदान करने के लिए वृहद अवधारणा की संकल्पना की गई है। इस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को अंकेक्षण कार्य संपन्न करने के अयोग्य माना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा देखना। आज ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी है तो वो क्या है? कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता है। कंपनी का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी के साथ नियुक्त कर्मचारी अथवा साझेदार है तो उसको भी एज एन कंपनी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। कंपनी में कोई प्रतिभूति हित धारित करता है तो वो भी कंपनी ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सारभूतता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, सारभूतता मटेरियलिटी का मतलब होता है कि कितना मटेरियल, जैसे मान लीजिए आप हैं किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट है घास फूस का, ठीक है, कंपनी में आता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये की इनकम हो जाती है साल भर में, तो आप उसकी ऑडिटिंग करने बैठेंगे। या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मटेरियलिटी थिंग ये बताती है किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। सारभूतता की अवधारणा से तात्पर्य है कि एक अंकेक्षण के दौरान केवल उन्हीं बातों पर जोर देना चाहिए जो उसके लिए सारभूत है, मतलब इंपॉर्टेंस है। तुच्छ बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी ऑडिटिंग नहीं करने बैठ जाना चाहिए। ठीक है, सही एवं उचित की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर की। अब ट्रू एंड फेयर की अवधारणा क्या बोल रही है कि इसमें जो अंकेक्षण है, जो भी बैलेंस शीट में जो डेटा दिखाए गए हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसका कितना ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन दे पाता है। ठीक है, कितना उसकी गहनता से जांच कर पाता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का सत्यता और उसकी
फेयरनेस है ना, उसकी बचा सके, है ना, उचित, कितनी वो उचित है, कितनी वो सत्य है, वो जो डाटा लिखा हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो ये अंकेक्षण के कार्य है ना। सही एवं उचित शब्द का स्पष्ट करते हैं। संस्था के लेखांकन विवरणों द्वारा दर्शाए गए परिणाम संस्था की सही आर्थिक स्थिति का निरूपण करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 की अनुसूची 3 है ना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंपनीज एक्ट की कौन सी शेड्यूल 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस जो कंपनीज एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के खातों द्वारा सही व उचित तथ्य प्रकट किए जाने चाहिए। अतः अंकेक्षण को ये देखना चाहिए खाते में कंपनी अधिनियम के अनुसूची 3 के प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं है, ठीक है। अब यदि कुछ ऐसी सूचनाएं जिनका सही एवं उचित दृष्टिकोण से अधिक महत्व हो तो खातों में ऐसी सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक होता है। सही व उचित सुनिश्चित करने के लिए अंकेक्षक को देखना चाहिए कि किसी भी सारभूत संपत्ति को नहीं छोड़ा गया है, संपत्ति पर प्रभाव का प्रकटीकरण कर दिया गया है। आर्थिक चिट्ठा कंपनी 2013 के सूची 3 शेड्यूल 3 के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। जो इकोनॉमिक बैलेंस शीट बनाई गई है वो कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। लेखांकन नीतियों का एक रूपता के साथ पालन किया गया है, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उनको यूनिफॉर्मली फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। आकस्मिक अपवाद स्वरूप अथवा अन्य गैर आवर्ती मदों को अलग से प्रकट कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऑडिटिंग से रिलेटेड। लेखाकर्म अकाउंटेंसी का व्यवहार भाग पुस्तक पालन मतलब बुक कीपिंग कहलाता है, और बुक कीपिंग का सिद्धांतिक भाग अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। और आलोचनात्मक भाग को क्या कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। ये हमने शुरू में ही देखा था। तो ये कॉम्बिनेशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लें किसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का जो व्यवहारिक भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, पुस्तक पालन बुक कीपिंग कहा जाता है। और सैद्धांतिक भाग को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहा जाता है। और आलोचनात्मक क्रिटिसाइज वाला पार्ट जो होता है वो ऑडिटिंग कहलाता है ना। कपट को रोकने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका होता है, तो ये मैनेजमेंट का होता है। कपट हो रहा है अगर फर्म में तो इसको कौन रखेगा, मैनेजमेंट का काम है ये थोड़ा ध्यान रखें, कपट को रोकने का काम। अंकेक्षण का परीक्षा जांच, ठीक है, परीक्षण जांच या नमूना जांच पर आधारित है, क्योंकि अंकेक्षण ऑडिटर समय अभाव तथा व्यवहारिक समस्याओं के कारण पूर्ण जांच नहीं कर सकता है, अतः सभी प्रकार की भूल और कपटों को पकड़ पाना असंभव होता है। वेबस्टर के नए अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार सिद्धांत का अर्थ है एक सारभूत सत्य, एक आधारभूत नियम और किसी प्रक्रिया के संबंध में निर्धारित नियम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए, अब देखिए चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो गया है। अब जाते जाते कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। किसी नए भवन के निर्माण लागत को मरम्मत तथा रखरखाव खाते से डेबिट करना क्या कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन DLB जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया है। कमीशन की त्रुटि, प्रतिकर त्रुटि, सैद्धांतिक त्रुटि या चूक की त्रुटि, है ना। तो किसी नए भवन के निर्माण लागत, है ना, जो नया भवन बन रहा है उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है उसको मरम्मत तथा रखरखाव, जो भी मरम्मत करते हैं रखरखाव करते हैं, से डेबिट करना क्या कहलाएगा। अब नया भवन बन रहा है, अब ये देखो तो सही, यहाँ पे नया भवन बन रहा है तो नया भवन में तो कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें मरम्मत होती है क्या, रखरखाव होता है क्या। ये वाले काम पुराने घर के लिए होते हैं, ठीक है। हिंट दे दिया मैंने आपको, मरम्मत रखरखाव पुराने घर के लिए होते हैं, पुरानी चीज़ों के लिए होता है। और नए भवन का लागत कोस्टिंग, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, लागत कोस्टिंग को आपने मरम्मत रखरखाव खाते से डेबिट कर दिया गया। तो ये कमीशन की त्रुटि है, प्रतिकर की त्रुटि है, या सिद्धांत की त्रुटि है, या चूक की त्रुटि है। इसमें चूक दिख रही है कहीं से या सिद्धांत की त्रुटि दिख रही है, बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, बहुत ही ईजी है, आप इसका आंसर कर लेंगे। अब मैंने इतना डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब आपको ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ये, टीमिंग एंड लैंडिंग। टीमिंग एंड लैंडिंग शब्द का प्रयोग कहाँ होता है। देखो ये जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। टीमिंग एंड लैंडिंग शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, तो लेखों में हेराफेरी के लिए, जो भी आपके पास बुक्स अकाउंट्स हैं उसकी हेराफेरी करने के लिए, माल के गबन के लिए, कोई माल पड़ा है आपके गोदाम में उसका गबन करने के लिए, श्रम के गबन के लिए, मान लीजिए कोई लेबर है उसको घर भेज दिया, भाई तू सो आराम से, तेरी जगह
कोई और काम करता रहेगा और उसको पैसे मिलते रहेंगे। श्रम का गबन हो रहा है रोकड़ के गबन से, है ना। अब मान लीजिए इसमें कैश का गबन कर लिया गया है, किसी से पैसे आए, है ना, लेखों में हेराफेरी करी जा रही है, या फिर कैश का गबन कर लिया गया है। एक मान लीजिए कहीं से पैसा आया, आपने उसको अपने अकाउंट में डाल के रख बैठ गए बस, ठीक है। यहाँ पे अब रोकड़ के गबन में हेराफेरी नहीं हो रही और यहाँ पर हेराफेरी हो रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। हेराफेरी का सिंपल सा मतलब होता है कि ए का पैसा बी में, बी का पैसा सी में, सी का पैसा डी में, इस तरीके से आप हेराफेरी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर रोकड़ का गबन ये है कि आपके पास में मान लीजिए 1000 रुपये आए अकाउंट में, ठीक है। आपने क्या करा, 800 रुपये जमा कराए, आपने क्या करा, 200 रुपये खा गए। बाद में बोल दिया 200 रुपये का क्या हो गया, 200 रुपये का पेट्रोल जल गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रोकड़ का गबन हो रहा है और यहाँ पर हेरा फेरी हो रही है। पैसा तो आया है पर पैसा आप क्या कर रहे हैं, सही से जमा नहीं कर रहे हैं, उसको हेरा फेरी कर रहे हैं। एक से बी में जमा कर दे रहे हैं, बी का सी में कर दे रहे हैं, सी का डी में कर दे रहे हैं, इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए होमवर्क के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए, ये बताएं कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसे लगता है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।